हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बेटा इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लेटरल शिफ्ट के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, और इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि लेटरल शिफ्ट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का ये अगला पार्ट है हमारा। तो देखो बेटा, लेटरल शिफ्ट इसके नाम से समझो क्या चीज है। शिफ्टिंग क्या चीज होती है? शिफ्ट मतलब किसी भी चीज का शिफ्ट हो जाना, है ना। नेचुरली अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी चीज, ये मेरा मार्कर है, जस्ट मेरा मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, मैं इसको शिफ्ट करके इधर करता हूँ, ये शिफ्टिंग ही तो है। बेसिकली शिफ्ट हो जाना, किसी चीज का हटा दिया जाना, सरक जाना, यही तो शिफ्टिंग कहलाती है। अब बात करें लेटरल शिफ्टिंग, एक वर्ड आ गया आगे, लेटरल क्या होता है। देखो लेटरल समझो क्या चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मार्कर कुछ इस तरह से रखा हुआ है, कहीं पर किसी भी जगह सिचुएटेड है, मैंने इसको लेटरल शिफ्ट किया। मतलब लेटरल बेटा ये वाला जो होता है ना बेटा, अगर आप ऐसे करोगे, ये तो आपका हो गया। देखो ये बेसिकली ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका लीनियर मोशन हो गया, है ना। ये आपका कैसा लीनियर मोशन है। ये आपका वर्टिकल मोशन हो गया। इस तरह से वर्टिकल आप मोशन मूव कर रहे हो उसको। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके इस तरह से मूव कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल जो ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, ये जो मोशन है आपका, ये आपका लेटरल मोशन हो गया, लेटरल मूवमेंट हो गया। तो जब रे कुछ लाइट जब आपकी इस तरह से लेटरली शिफ्ट कर जाती है, बदल जाती है, उसे हम लेटरल शिफ्टिंग कहते हैं। देखो ये शायद इतने अच्छे से मेरे बोलने से समझ में नहीं आया, लेकिन अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखेंगे, क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं वो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो बेटा, इसके अंदर किस तरह से इसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है। स्लैब का मतलब होता है रेक्टेंगुलर पीस। एक आप रेक्टेंगुलर पीस ले सकते हो किसी भी ग्लास का, उसे आप रेक्टेंगुलर स्लैब कहते हो। मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास एक ग्लास स्लैब प्रेजेंट है। इस समय देखेंगे कुछ इस तरह से ग्लास स्लैब्स होते हैं बेटा, अगर आपको दिख पा रहा है, डोंट नो, कुछ इस तरह के होते हैं। रेक्टेंगुलर पीस होता है ग्लास का, इसे आप स्लैब कहते हो, ठीक है। लाइक आपको जैसे डस्टर्स होते हैं आपके ना, लाइक इसे आपको स्लैब कहते हैं, रेक्टेंगुलर, ठीक। तो ये आपका स्लैब है। देखिएगा कि इसके अंदर हम लाइट का रिफ्लेक्शन कराएं। अगर देखो ऊपर क्या है, हमारे स्लैब के बाहर है एयर, ये हमारा एक ग्लास का मटेरियल है, स्लैब है, और ये नीचे भी हमारी क्या है, एयर है। देखो लाइट को आना है, हमने लाइट को इंसिडेंट कराया एयर से ग्लास के ऊपर। देखो बेटा मेरा थोड़ा सा है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, मार्कर से बना रहा हूं, आप लोग स्केल से बनाइएगा, आपको पता है एकदम परफेक्ट बनेगा इसका डायग्राम, ठीक है। अगर मैं कभी ट्राई करूंगा कि मैं काफी सीधा बना सकता हूं, या मैं ऐसा करता हूं, मैं इसके लिए यूज करता हूं मेरा डस्टर। आप लोग यूज कर सकते हो स्केल्स का, बेटर बनेगा, देखो बढ़िया बढ़िया। अगर एक लाइट को मैं इंसिडेंट कराऊं कुछ इस तरह से अब ग्लास स्लैब के ऊपर, तो इस जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट करता है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, बताया है। यानी यहां से क्या होगा, एक नॉर्मल क्रिएट होगी, हमारी एक नॉर्मल क्रिएट होगी कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर टू द सरफेस। भाई ये नीचे भी होगी, अगर ऊपर होगी तो चलो इसे हम पूरा नीचे तक ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारी नॉर्मल है। अब ये जो नॉर्मल बनी है n, इसका इंसिडेंट रे अगर मैं मान लो x है, इसका x और n के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब देखो लाइट को ओरिजिनली किधर से जाना चाहिए था, इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था, अगर ये स्लैब नहीं आता बीच में तो, लेकिन अब ये किधर जाएगी, ओरिजिनल पाथ से कम हो जाएगी। क्यों? स्पीड ऑफ लाइट इसकी कम हो रही है, रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो इसकी लाइट की स्पीड कुछ रिड्यूस हो गई। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं डस्टर का यूज से, इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन करा देते हैं, है ना, कुछ इस तरह से रिफ्रैक्शन हो गया। ओरिजिनल पाथ ये था, इसका रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से हुआ, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब देखो ये जो नॉर्मल n है, इसका अपनी नाम तो n ही है हमारा, n नॉर्मल, ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया। मान लो इस पॉइंट का नाम है हमारा कुछ भी नाम ले लेते हैं हम, कुछ b नाम ले लेते हैं इसको, ठीक है। इस पॉइंट को आप नाम दे दो, नेम दे दो a पॉइंट दे देते हैं। देखो एक चीज बताओ, ये जो b रे है और n है, इसके बीच का एंगल कितना होगा, दैट मस्ट बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई यही तो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर होती है इतनी बात, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, क्या ये लाइट यहां पर रुक जाएगी, क्या ये आगे नहीं आएगी? स्लैब से बाहर भी तो आएगी लाइट, अगर आप लाइट स्लैब में ट्रेवल कर रही है तो बिल्कुल आएगी।
अगर अब इस चीज को देखो, आप इसके ऊपर के फिनोमेना को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसके नीचे के पार्ट को देखो, तो ये जो लाइन, ये जो इंटरफेस है, अब ये डेंसर का इंटरफेस है ऊपर वाला, और नीचे वाला रेयरर का इंटरफेस है, एयर आ गई इसमें, तो लाइट डेंसर से रेयरर में आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा बच्चों, ये नॉर्मल से दूर जाएगी, बिकॉज रीजन क्या था, लाइट की स्पीड में चेंज आएगा और लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। क्या होगा, होना चाहिए, देखो यहाँ पर एक अगर मैं नॉर्मल क्रिएट करूं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो कुछ इस तरह से होगी बेटा, ये हमारी एक नॉर्मल बन गई परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मैं इसको नाम दे देता हूं एन डैश। क्लियर है। अब लाइट का देखो पाथ क्या था हमारा, लाइट का पाथ ये था भाई, ओरिजिनल पाथ तो यही है ना, लाइट का स्ट्रेट आती अगर ये स्लैब नहीं होता, लेकिन अब ये किधर जाएगी, अभी द नॉर्मल, ये नॉर्मल की अभी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये लाइट की स्पीड बढ़ रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो देखो कुछ इस तरह से इसका बनेगा, मैं सिर्फ थोड़ा डस्टर से हेल्प से बना देता हूं ताकि आपको समझ जाए इजीली। देखो ओरिजिनल पाथ ये है इसका, देखिएगा ओरिजिनल पाथ ये है, हम इसको तो कुछ बेंड कर देंगे इस तरफ, देखिए किस तरह से बेंड होगी ये, कुछ इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन होगा। आप स्केल से बनाएंगे, देखिए आपकी कॉपी बहुत अच्छा बनेगा। अब ये जो एंगल बना बेटा, ये जो रे जो निकल कर आई, ये हमारी कौन सी रे थी, ये थी हमारी इंसिडेंट रे बेटा। ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे। ये कौन सी थी बेटा, इस पूरे पाथ में चली हमारी रिफ्रैक्टेड रे। इसके बाद जो निकली अब वो इंसिडेंट नहीं कहलाती, क्योंकि वो लाइट इमर्ज करके बाहर आई है, क्योंकि वो लाइट इसके अंदर फंस कर बाहर आई है, इमर्ज होकर निकली है, इसमें मर्ज होकर निकली है, इसीलिए इसे कहते हैं इमर्जेंट रे। मैं साइड में लिख रहा हूं बेटा इस रे का नाम इमर्जेंट रे। इस रे को इमर्जेंट रे कहते हैं, और इससे बनने वाला एंगल, मान लो इसका नाम हम रख देते हैं बेटा, इस रे का ऊपर से हमने एक्स रे चली है और हमारी मान लो वाई बनकर यहां पर निकल कर आ रही है, तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये एंगल ऑफ ई कहलाता है, जिसे हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं बेटा। इस चीज को मैं लिख देता हूं क्योंकि ये बात आपको पता नहीं हो सकती है। एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी ये एंगल इमर्जेंट रे से बना है, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में। अब इसमें गौर करने वाली बात बेटा ये है, देखो अगर ये एंगल हमारा, देखो एक चीज है कि अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल कितना होगा, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, z बन रहा है, तो अगर ये r है तो ये भी कितना होगा बेटा, दैट मस्ट बी r, स्मॉल r ही होना चाहिए हमारा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है। अब एक चीज और देखो, अगर अब लेटरल शिफ्टिंग है क्या, बेसिकली लेटरल शिफ्ट को डिफाइन कैसे करें, एक्चुअल में ये पता क्या, इसमें क्या पता लग रहा है कि लेटरल शिफ्ट हो रहा है, तो इस चीज को जरा ध्यान से देखो बेटा कि अगर मैं लाइट के अपने ओरिजिनल पाथ में स्लैब को नहीं रखता, अगर ये स्लैब नहीं होता, जरा समझना ध्यान से, अगर ये स्लैब नहीं होता तो ये जो आने वाली इंसिडेंट रे है, क्या ये सीधी नहीं निकल जाती बेटा, यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रेट नहीं निकल जाती, लेकिन अभी तो नहीं जा रही है ना, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये किस तरह से जाएगी, देखेंगे इस चीज को बेटा थोड़ा सा कि ये किस तरह से जाएगी। ये कुछ इस तरह से चली जाएगी बेटा, है ना, कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, आप इसकी वजह से बनाएंगे, आपका अच्छा बनेगा, मैंने ट्राई करा है पूरा बनाने का ना। तो कुछ अगर ये स्लैब नहीं होता तो लाइट इस तरह से निकल जाती है हमारी, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये स्लैब आया तो लाइट यहां से जाने की बजाय इस पाथ को फॉलो करने की जगह इस पाथ को फॉलो कर रही है, यानी इसके पाथ में एक शिफ्ट आ गया। कैसा शिफ्ट, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पर बताया था, इसका हमने लाइट जो है वो इस तरह से ट्रेवल करेगी, इस तरह से शिफ्टिंग होगी, तो लाइट जो इधर जाने आ रही थी वो अब शिफ्ट होकर इधर आ गई। देखो आपने जिस पाथ पे डाला उससे वो शिफ्ट हो गई, इसी शिफ्टिंग को, कितना शिफ्ट हुई, इसी शिफ्टिंग को, इसी डिस्टेंस को बेटा कहा जाता है लेटरल शिफ्ट। कैसे पता लगा ये कितना डिस्टेंस चला, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालो। अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सपोज आपने ये परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर 90 बनाकर, इसका नाम कर देते हैं k, तो ये जो b और k का डिस्टेंस एक्चुअल में, ये जो b और k का डिस्टेंस है ना बेटा, इसे हम बोलेंगे स्मॉल d, और ये डिस्टेंस जो d आपने माना है ना, एक्चुअल में यही है आपकी लेटरल शिफ्ट। एक्चुअल में बेटा यही d आपका कहलाएगा लेटरल शिफ्ट। ये एक्चुअल में शिफ्ट डिस्टेंस है, कितनी शिफ्टिंग हो गई, कितना आपका ये पाथ इतना यहां से शिफ्ट होकर इधर मूव कर गया। क्लियर करती है, इतनी बार आपको बेटा समझ में आती है तो बहुत
मैंने सिंपल तरीके से बताने का ट्राई करा, अगर फिर भी नहीं आ रहा आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूँ। इंसिडेंट रे स्लैब पर पड़ी, रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि ये एयर से ग्लास में आ रही है, ये रेयर से डेंसर में आ रही है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन हुआ, अब ये रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट का काम कर रही है, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, अब डेंसर से रेयर में आई है, अब इस बार अवे द नॉर्मल चली गई। इस डबल जो दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ, इस रे को इमर्जेंट रे कहते हैं। इससे बनने वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। और बच्चों ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो नोट कर लेना कि एंगल ऑफ इमर्जेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितने एंगल से आपकी लाइट इमर्ज कर रही है, जितने एंगल से आपकी लाइट इंसिडेंट करी है, उतने ही एंगल से लाइट इमर्ज करेगी। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर होती है अपनी बात? दैट मींस ये एंगल इस एंगल के ऑलवेज बराबर होगा। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार लिखकर बता देते हैं किस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों खुद बताओ क्या होना चाहिए बेसिकली लेटरल शिफ्ट। तो ये लेटरल शिफ्ट क्या है देखेंगे, इस चीज को मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में? इंसिडेंट में। when there is no path, ये कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल path of the incident ray and the emergent ray is known as lateral शिफ्ट। तो बेसिकली बेटा लेटरल शिफ्ट हमारी क्या है? लेटरल शिफ्ट हमारी क्या है? एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको डी मिलेगा। यही होती है लेटरल शिफ्टिंग। ये मैंने आपको समझाया किस तरह से होता है। अब थोड़ा सा इसको आप एक्सप्रेशन की फॉर्म में देख लो, ताकि आपको इस डी को कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल जाए। देखो बेटा, अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये एंगल पता करना है, तो क्या आप पता कर पाओगे? अगर आपको ये एंगल पता करना है, क्या आप पता कर पाओगे? चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। देखो बेटा, एक बात बताओ, ये नॉर्मल है और ये हमारा ओरिजिनल पाथ है। दो लाइंस अगर आपस में एक पॉइंट से क्रॉस करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है बेटा, और वो इक्वल होता है। यानी ये जो आई है वो इस कंप्लीट एंगल के सम के बराबर होगा। थोड़ी देर के लिए मान लो ये पूरा एंगल आपका x है, ये पूरा समेटिव एंगल आपका x है। तो अगर ये एंगल x है और ये हमारा i है, तो i x के बराबर होगा बेटा। इतनी बात समझते हो? पर एक्चुअल में हमारा x जो है, ये टोटल एंगल जो है वो क्या है? एक्चुअल में ये क्या है? अब इसे थोड़ी देर के लिए आप मानो यहाँ पर कुछ सपोज कर लो हमारा एंगल, ये हमें पता लगना है, हमें एंगल हमारा छोटा सा y है। ठीक है, एक्चुअल में अगर मैं x को लिखूं तो कैसे लिखूंगा? क्योंकि ये दो एंगल का सम है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एक y एंगल है हमारे पास। ठीक है, तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो गया? हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस y के। तो यहां से अगर मैं एंगल y निकालना चाहूं तो वो कितना होगा बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर होती है बात? देखो बहुत टफ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स में ये क्लास 7th और 8th की, आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हो रही है तो फिर से एक बार सुन लो। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, टोटल आई x के बराबर हो गया मैंने माना। अब ये एक्चुअल में x क्या था? दो एंगल का सम था, इसको आप y मान लो। y और r कितना? आपको y कैलकुलेट करना है, दैट इज i माइनस r। क्लियर है? तो मैं इस एंगल को डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं बेटा, एंगल i माइनस r। क्लियर है इतनी बात? मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, इससे हो गया हमारा एंगल i माइनस r। अब देखो ये एक्चुअल में क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें निकालना क्या है बेटा? बेसिकली हमें निकालना है ये डिस्टेंस d। अगर इस ट्रायंगल से हम d निकाल सके कितना इजी होगा? तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, हम यहां से निकाल सकते हैं मतलब। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज और पता है बेटा कि आपका जो ग्लास स्लैब है एक्चुअल में उसकी थिकनेस कितनी है। तो मान लेते हैं इस ग्लास स्लैब की थिकनेस t है। t इसकी क्या चीज है? एक्चुअल में t इज थिकनेस। कितना आपका थिक है ग्लास स्लैब? कितना थिक ग्लास स्लैब है? तो ना नहीं बेटा? ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं कितना थिक ग्लास स्लैब है। अब देखो, अगर आपको ये डिस्टेंस पता लग गई तो देखो इसे कैसे निकाल सकते हो। देखो एक चीज बताओ, आपको ये डिस्टेंस पता करना है, यानी d आपको पता करना है।
ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, कितना ट्रेवल करी है, क्या इसे आप निकाल सकते हैं? क्या इसे हम निकाल सकते हैं? सर जरा ध्यान से देखिए, इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं देखूं और इस ट्राइंगल से कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं इसको फॉलो कर सकता हूं, इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस अगर इनका रेशियो मिल जाए तो वो हमें क्या देगा? d मिल जाएगा। अब देखो ये एंगल हमें एंगल से बताना है। अगर ये एंगल है उसके सामने कौन सी साइड होती है? एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस होता है। अब बच्चों p और h का रेशियो किससे निकलता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो किससे निकलता है? क्लास 10 में पढ़ा है आपने मैथमेटिक्स में, p/h इज साइन। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को देखना चाहूं तो देखो बेटा, अगर मैं थोड़ा सा इसको डेरिवेशनली देखूं, इन ट्राइंगल इसका नाम लेते हैं ए बी के ट्राइंगल में। देखो बेटा, ए बी के ट्राइंगल में देखो, साइन ऑफ, एक्चुअल में एंगल क्या है बेटा? अब एंगल को देखो, एंगल कितना है हमारा? i माइनस r। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल i माइनस r इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब bk हो गया आपका, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड यानी ab हो गया डिस्टेंस आपका, दैट इज ab हो गया यहां से। क्लियर है? अब एक्चुअल को bk क्या है? bk इज द स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल d, तो bk को आप d मान लो, ठीक है। और ab आपको पता नहीं है तो ab से ab ही रहने देते हैं। तो देखो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? d मिल जाएगा। d कितना होगा बेटा अगर आप कैलकुलेट करना चाहो? दैट इज ab मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल i माइनस r। ये आपको क्या मिल गया? आपके लेटरल शिफ्ट का फार्मूला। इसे कुछ इक्वेशन दे देते हैं हम ऊपर। देखो अभी भी इस लेटरल शिफ्ट में इस ab की बात अधूरी है और ab हमें नहीं पता है क्या है। तो ab को अगर हमें पता करना है तो इसमें भी कुछ टफ नहीं होना चाहिए। तो ab कैलकुलेट करते हैं। अभी जो AB वाला डिस्टेंस है, इसे कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए आप इस ट्रायंगल को देखो, AN, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा n कर, इस पॉइंट को n कर देता हूं, ठीक है, अभी आपको इजी लगेगा। इसको n कर देते हैं, परपेंडिकुलर है ना ये, तो सो नॉर्मल है ना हमारी ये। तो ANB ट्रायंगल देखो, यहां से AB निकाल सकते हैं। कैसे सर? क्योंकि एक चीज देखो, अगर AB आपको पता नहीं है, चलो ठीक, लेकिन क्या AN आपको पता है? क्या आपको AN पता है बेटा? जरा दिमाग लगाओ, डायग्राम को देखो। क्या A से लेकर N तक पता है? जी हाँ सर, अभी तो बताया आपने, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो ये तो हमें पता है, ये हमें निकालना है। दो डिस्टेंसेस, दो लाइंस का रेशियो हमें एंगल हमें दे देता है। हमें जो भी हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सब कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल क्या है? R है, ठीक है। ये एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है बेटा, ठीक है। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस और हाइपोटेनस के सामने बेस, यानी हमें बेस और हाइपोटेनस का रेशियो मिल रहा है। और एक्चुअल में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है बेटा? कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? ऑब्वियसली आप जानते हो, कोसाइन का रेशियो होता है, इसे आप कॉस कहते हो, यानी कॉस से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को अगर मैं देखूं बेटा, अगले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ANB ट्रायंगल देखो बेटा। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो जो कोस होगा, कोसाइन होगा आपका किस एंगल का? एंगल R का। कॉस ऑफ R कितना होगा? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के नीचे वाली बेस होती है, यानी AN हो गया आपका, ठीक है। अपॉन में ये हो गया हाइपोटेनस, दैट इज AB हो गया आपका। क्लियर हो गई बात, समझ में आती है? अब देखो AN कितना है, ये गिवन है आपको कि AN आपका कितना है? स्मॉल d डिस्टेंस है, और AB आपको मालूम नहीं है। क्लियर है? तो अगर मैं AB यहां से कैलकुलेट करूं तो बेटा कितनी आएगी? AB बराबर स्मॉल d थिकनेस और cos r नीचे आएगा, अपॉन में क्या रहेगा? cos ऑफ स्मॉल r यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अब यहां से आपने AB कैलकुलेट कर दिया कि AB किन-किन फैक्टर से कैलकुलेट करा जा सकता है, दैट इज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कोसाइन पार्ट। इसको उठाकर अगर मैं d में रख दूं, पुट कर दूं, तो हमारा देखो इक्वेशन क्या बनेगा? d का हमारा इक्वेशन क्या रहेगा? तो d क्या बनेगा हमारा? दैट इज AB sin I माइनस r, और अगर इसमें पुट करेंगे तो d क्या हो जाएगा बेटा? AB की जगह पे t बाय cos r इनटू sin ऑफ I माइनस r। यानी ये आपको क्या मिल गया? ये आपको आपकी शिफ्टिंग का फार्मूला मिल गया। यानी हमारा लेटरल शिफ्ट, यानी ये जो अब यहां पर बेसिक सारी बातें मैं आपको लिख देता हूं। d क्या है हमारा? d इज द लेटरल शिफ्ट, बता दिया। t क्या है हमारी? t इज द थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब की थिकनेस है बेटा। cos r क्या है? कोसाइन रेशियो ऑफ एंगल r, रिफ्लेक्शन एंगल का। और ये क्या है? डिफरेंस ऑफ I माइनस I एंड R का साइन रेशियो हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर्स होगा बेसिकली, ठीक। तो एक
क्वेश्चन ये बनते हैं। तो बेसिकली आपको ये तो आपको मिल गया फॉर्मूला कि किस फैक्टर कि किन टर्म्स की मदद से आप लेटरल शिफ्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बार देख लो इस चीज को पूरा, क्या आप समझ पा रहे हो। अब एक बात और कर लेते हैं बेटा कि किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। फैक्टर्स डिपेंडिंग डी, यानी लेटरल शिफ्ट किन फैक्टर्स पर आपका ये स्मॉल डी मैटर कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखो। अगर डी किस पे, आप यहां से डायरेक्ट देख सकते हो फॉर्मूले से, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी यानी थिकनेस, यानी आप स्लैब की थिकनेस को जितना ज्यादा कर दोगे, स्लैब जितना ज्यादा टी बढ़ा दोगे, उतना रिफ्लेक्शन को आपको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा कम होती जाएगी, यानी उतना ही ज्यादा आपका लेटरल शिफ्टिंग होगा। यानी आपका जो डी है, पहला फैक्टर लिख देता हूं यहां पर, जो डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के, यानी थिकनेस आपकी स्लैब की जितनी ज्यादा होगी बच्चों, थिकनेस जितनी ज्यादा होगी डी आपका उतना ज्यादा होगा, लेटरल शिफ्ट आपका उतना ही ज्यादा होगा। इसे बढ़ाओगे डी बढ़ जाएगा। सेकंड फैक्टर देखो क्या होगा हमारा, सेकंड फैक्टर होगा हमारा बच्चा कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो, अब देखो यहां पर क्या बात है कि ये आपका ग्लास स्लैब है, ये आपका ग्लास इंटरफेस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर आप ये एंगल से डाल रहे हो तो नॉर्मल से एंगल देखो, नॉर्मल से ये नॉर्मल होगी, नॉर्मल से एंगल बनेगा। जितना ज्यादा एंगल होगा, जितना ज्यादा आप इससे डालोगे, अगर आप ऐसे डालोगे शिफ्टिंग बिल्कुल नहीं होगी बेटा। बेसिक बात करने जा रहा हूं, अगर आप 0 डिग्री से डालोगे, एंगल 0 करके डालोगे, शिफ्टिंग होगी ही नहीं, लाइट बिल्कुल सीधा ट्रैवल कर जाएगी। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कुछ इस तरह से होगा। अगर आपका एक ग्लास स्लैब है और आप इसमें लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, ये सीधी निकल जाएगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी शिफ्टिंग बिल्कुल 0 हो गई। समझ रहे हो? आप जितना ज्यादा एंगल आई को बढ़ाते चले जाओगे, आपकी शिफ्टिंग उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। यानी बेसिकली आपका डी किस पर डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाओगे, डी बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कर दोगे, एंगल ऑफ आई 0 हो जाएगा, तो आपका टी भी 0 हो जाएगा। यानी थिकनेस सॉरी दैट इज डी भी 0 हो जाएगा। दैट इज आपका ग्लास स्लैब का बनने वाला लेटरल शिफ्ट भी आपका 0 हो जाएगा अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 कर देते हो। थर्ड फैक्टर बेटा जो आता है वो होता है कि इसके अंदर कितने ज्यादा पार्टिकल्स भरे हुए हैं। कि आपने ग्लास लिया है बेटा, एक बात बताओ, ये चीज दोनों चीजें, मान लो यहाँ वाटर होता, यहाँ ग्लास होता, यानी डिफरेंट आपके यहाँ पर इसमें अगर चेंजेस लाएंगे, आप जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करते जाओगे, आपका उतना ही ज्यादा थिकनेस लेटरल शिफ्ट में चेंज आता चला जाएगा। यानी बेसिकली डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू को बढ़ाओगे डी बढ़ेगा, म्यू को घटाओगे डी घटेगा। ये 3 फैक्टर्स बेटा हमारे हैं जिसके ऊपर आपका डी डिपेंड करता है। यानी स्मॉल डी को बढ़ाने के लिए टी को बढ़ाना पड़ेगा, स्मॉल डी को बढ़ाने के लिए आई बढ़ाना पड़ेगा, स्मॉल डी को बढ़ाने के लिए म्यू बढ़ाना पड़ेगा। यानी आपको ज्यादा शिफ्टिंग चाहिए है ना, तो आपको ऐसा स्लैब चाहिए होगा जिसका आपका थिकनेस भी ज्यादा हो, उस पर आप जो लाइट डालो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज्यादा हो, और म्यू जो आप बना रहे हो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब वो भी ज्यादा होना चाहिए। यानी डिफरेंट ग्लास के मटेरियल होते हैं, जैसे बेटा आपका देखो बहुत सारे ग्लास के आपके मटेरियल ग्लास पॉसिबल है, जैसे आपका सेरेमिक सुने होंगे आपने, सेरेमिक ग्लास होता है आपका। तो इसके अंदर बात ये हो गई कि हमारे जो ग्लासेस हैं, डिफरेंट ग्लासेस ले लो, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इनका ज्यादा होगा उसमें डी ज्यादा होगा, इसमें कम होगा उसमें डी कम होगा। ये सब कुछ डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो बेसिकली लेटरल शिफ्टिंग क्या समझ में आ गया, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। और उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे ये भी मैंने आपको समझा दिया, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली यही होता है हमारा लेटरल शिफ्टिंग। और अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। फिलहाल आप इसको अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा हार्ड वर्क करो। देखो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ऑप्टिक्स इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आप अपने लिए हार्ड वर्क करिए, वीडियो को पूरा देखा करो, बिल्कुल भी इसको स्किप करोगे ना चीजें बदल जाए। आपको थोड़ा बहुत पता है, जैसे आपको नॉर्मल चीजें आपको आती है, बेसिक चीजें आप उसको थोड़ा फास्ट कर लो, स्किप मत करो। स्किप करने से क्या होगा ना, आपको चीज निकल सकती है, इंपॉर्टेंट चीज आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो स्किप मत करो और वीडियो को प्रॉपर देखो बेटा, प्रॉपर समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी हर वीडियो अगले वीडियो से रिलेट करेगी, वीडियो रिलेटेड रहती है। आप अगर प्रॉपर लेक्चर देखते आ रहे हो शुरुआत से, आपका चैप्टर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एक कंसेप्ट क्लियर होगा, छूटेगा नहीं, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। इसीलिए थोड़ा मैं आपके साथ हार्ड वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा आप हार्ड वर्क करिए, आप वीडियो को प्रॉपर देखिए, आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए। आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। इसके अलावा
कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है बेटा तो उसको शेयर जरूर करो उन फ्रेंड्स के साथ जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, जो लोग कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, या जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं आप उनको साथ शेयर करो ताकि उनको ईजी लगे, पढ़ाई करने का मन हो, ऑप्टिक्स थोड़ा समझ में आना शुरू हो। ठीक है, बाकी बच्चा आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय।